नमस्कार। आपदा के सामना में आप सभी का स्वागत है। भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान चक्रवात ट्रैक, गति और तीव्रता के पूर्वानुमान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसका बड़ा असर देश ने कोविड के दौरान भी तूफान निसर्ग और अम्फन तूफान के दौरान जानमाल के न्यूनतम नुकसान से आंका। प्रचंड चक्रवाती तूफान फानी से भीषण तबाही रोक दुनिया के लिए मिसाल बना था भारत। इस क्षेत्र में कई तरह की तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। भारत में लगभग 7,516 किलोमीटर की तटरेखा है, जिसमें 5,400 किलोमीटर मुख्य भूमि के साथ है। पूरा तट अलग अलग तीव्रता के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होता है। हालांकि उत्तर हिंद महासागर यानी जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, उसमें दुनिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, उसमें से हर साल तकरीबन 5 से 6 चक्रवात होते हैं, जिनका लगभग 7% ही ये दो अरब सागर उत्पन्न करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इनका प्रभाव तुलनात्मक रूप से ज्यादा असरदार और विनाशकारी है, खासकर जब ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी की सीमा पर लगे तटों पर हमला करते हैं। 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चक्रवात से प्रभावित होते हैं। इनमें भी 5 राज्य यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी का पूर्वी तट और गुजरात का पश्चिमी तट चक्रवात के खतरों के लिए अधिक संवेदनशील है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 1 दशक में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और गंभीर चक्रवात में 11% की वृद्धि हुई है। आज आपदा के सामने में जहां हम लगातार अपनी पिछली कड़ियों में हमने देश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात की, वहीं आज हम चक्रवाती तूफान के बारे में बात करेंगे। और चक्रवाती तूफान में पिछले 1 दशक में भारत ने कई तरह की प्रगति की है। पूर्वानुमान ने रोकथाम में और एनडीएमए की एक बड़ी भूमिका रही है इसके नुकसान को कम करने की। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र सिंह साहब हैं, सदस्य हैं एनडीएमए। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं, महानिदेशक आईएमडी मौसम विभाग। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और हमारे साथ डॉक्टर संजीव बंदोपाध्याय हैं, वैज्ञानिक चक्रवात केंद्र कोलकाता से। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मृत्युंजय महापात्रा जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और ये जानना भी चाहेंगे कि अगर हम पिछले 1 दशक की बात करते हैं, हमने देखा कि पिछले कम से कम हम कह सकते हैं 6 से 8 महीने में भी जो तूफान आए हैं, उस दौरान भारत की एक तरह से इन तूफानों से निपटने की जो पूरी एक तंत्र जो विकसित किया है, उसका एक बड़ा असर दिखाई दिया है। लेकिन आप इस 10 साल को इस क्षेत्र में भारत की प्रगति को कैसे देखते हैं, खासकर मौसम विभाग में भी? आप अभी जो रिसेंट 10 ईयर्स है, इसमें साइक्लोन वार्निंग का जो प्रगति है, इसको आप कंपेयर करेंगे अगले देशों के साथ, तो देखेंगे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज है, वो किसी से कम नहीं है। जितना लीडिंग सेंटर से यूएसए हो कि यूके हो कि ऑस्ट्रेलिया हो कि जापान हो, वो बहुत सारे देशों से हमारा जो साइक्लोन फोरकास्ट एक्यूरेसी है, वो ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और यूजफुल रहा है। ये पॉसिबल हुआ इसलिए कि भारत मौसम विज्ञान विभाग एक इनिशिएटिव 10 साल पहले शुरू किए थे, जिसमें ये था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज इन इंडिया। इनिशियली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट लिए थे, उसमें 4 कंपोनेंट था। 2006 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसमें 4th कंपोनेंट था अर्ली वार्निंग सर्विसेज एंड डिसेमिनेशन, वो आईएमडी को दिया गया था। और आईएमडी तब ये नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। और 2007 में जब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस एक दूसरे बन गया, जिसमें अर्थ सिस्टम साइंसेस का सभी कंपोनेंट्स जैसे अर्थ, ओशन, एटमॉस्फेयर को लेकर क्रिएट किया गया। एंड भारत मौसम विज्ञान विभाग को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। तब हम लोग डिसीजन लिया कि हम अकेले भारत मौसम विज्ञान विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस साइक्लोनिक सर्विसेज को इम्प्रूव कराएंगे एक प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ये प्रोजेक्ट लिया गया 10 साल पहले। इस प्रोजेक्ट के माध्यम पे हम लोग पहले एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं
आपको जानकर खुश होगा कि 2010 में जब हम विजन डॉक्यूमेंट बनाए थे तब हम ये निर्णय किए थे कि 2015 तक साइक्लोनिक सर्विसेज को बाय 20% इम्प्रूव करेंगे और 2020 तक बाय 40% इसको इम्प्रूव करेंगे। जैसे आप बोल रहे थे, आप अभी कंपेयर करेंगे 2010 तक जो हमारा लैंडफॉल फोरकास्ट एक्यूरेसी है लगभग 70 to 80% इम्प्रूव हुआ है 2010 की तुलना पे, और जो हमारा ट्रैक फोरकास्ट एक्यूरेसी है वो भी ऐसे ही अबाउट 70% इम्प्रूव हुआ है 2010 की तुलना में बाय द एंड ऑफ 2019। तो इस प्रोजेक्ट हम लिए थे, इसमें हम एक इंटीग्रेटेड मैनर पे ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम पर साइक्लोन्स को हम एड्रेस किए थे। पहला कंपोनेंट था कि विजन देन स्ट्रेटेजी एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग, और इसके साथ साथ हम लोग जो ऑब्जर्वेशनल कंपोनेंट है, कोई भी डिजास्टर हो इसको पहले ऑब्जर्व करना और इसका रूपरेख को जानना और इसके हिसाब से इसका पूर्वानुमान करना पहला अध्याय होता है। तो इसलिए पहले हमारा टारगेट रहा कि हम कैसे ऑब्जर्वेशन नेटवर्क जो है बोथ सरफेस में, अपर एयर में और स्पेस के जरिए इसको बढ़ाया जाए। आपको जानकर ये खुश होगा कि हम इस माध्यम पे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन लगभग 675 स्टेशंस पे लगाए, ऑटोमेटेड रेन गेजेस 1350 स्टेशंस पर, डॉप्लर वेदर रडार अभी बढ़ाकर 27 प्लेसेस में है। इसके साथ साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दो इनसाट 3D और इनसाट 3DR और स्कैटसैट ऑब्जर्वेशंस भी लिया जा रहा है। ये सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर हम लोग एक हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम्स को एक्वायर किया गया, जिसका अभी कैपेसिटी है 8.6 पेटाफ्लॉप। ये समग्र दुनिया में ये थर्ड प्लेस में है। महापात्रा जी, मौसम विभाग ने जितनी सटीक जानकारियां पिछले कुछ समय में एक तरह से जो आप बता रहे हैं कि लैंडफॉल है उसमें जो 70 से 80% की जो एक्यूरेसी हुई है उसका एक असर दिखाई देता है, क्योंकि संबंधित विभागों को भी काम करने में आसानी होती है। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, एनडीएमए सदस्य हैं। सर, आपको क्या लगता है कि कितनी मदद मिली है? अगर हमने देखा कि जिस तरह से तूफान फानी में देखा भारत का जो एक तरह से रोकथाम कह सकते हैं, नुकसान बहुत कम हुआ, उसने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की। और आगे भी हमने देखा इस कोविड के दौरान भी 2 तूफान भारत ने झेले हैं जिसमें नुकसान न्यूनतम रहा है। तो कितनी मदद मौसम विभाग में जो तब्दीलियां हुई हैं, जो एक तरह से टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई है, उसका एक असर दिखाई दिया? देखिए, जहां तक इसका संबंध है कि मौसम विभाग का, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य इस ओर किया है। अगर हम फानी की बात करें या जब ये स्टार्ट हुआ था 1999 से 1999 से, अगर उड़ीसा के तूफान को हम देखते हैं, जो चक्रवाती तूफान आया था, उसमें करीब करीब अगर आपको जानकारी है तो 10,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। 2,75,000 करीब जो है घर जो है डिस्ट्रॉय हुए थे और करीब 16 से 17 लाख लोग होमलेस हो गए थे। पर आज अगर हम कल्पना करते हैं और इसकी तुलना करते हैं तो 2 तूफान जो 2020 में आए हैं, दैट वाज अम्फन और निसर्ग जो आए हैं, आप देखिए कि इतने भयंकर चक्रवाती तूफान आने के बावजूद भी जो लॉस ऑफ लाइफ जो उड़ीसा में करीब करीब नगण्य थी, नील थी उसमें जो है। और निसर्ग की अगर बात करते हैं, जो महाराष्ट्र और गोवा के तट पे आया था, उसमें भी हमें जो है ज़्यादा जान और माल की नुकसान जो है बहुत कम हुआ था। ये सब इसलिए हो पाया है कि एक तो तैयारियां हमारी ठीक थी, और उसके बाद जैसे डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा साहब ने कहा है कि एक्यूरेट जानकारी जो वेदर की हमें मिली है उस दौरान, चाहे वो अम्फन के टाइम पे है, चाहे ये वेस्ट कोस्ट में जो आया है, उस दोनों के टाइम पे जो है एक्यूरेट जानकारियां मिलती रही। हम लोगों को आगाह करते रहे, अपनी तैयारियों का जायजा लेते रहे, और यही कारण है कि हम आज 1999 से और 2000 की जब बात करते हैं, उस 19 साल में हमने 20 साल में हमने करीब करीब जो है बहुत प्रगति इस ओर की है। जी, और अगर आप बात करें कि एनडीएमए ने क्या क्या किया है, देखिए 2005 में एनडीएमए की उत्पत्ति हुई है। 2008 में हमने जो है
एक गाइडलाइन इशू की है विस्तृत जानकारी के लिए कि साइक्लोन में हमें क्या क्या करना है। इसके अतिरिक्त एवरी ईयर अगर फरवरी मार्च का जैसे मैंने आता है, एनडीएमए जो है एक एडवाइजरी इशू करती है ऑल द कोस्टल स्टेट्स को कि कैसे आपने अपने तैयारियों को दुरुस्त करना है। इसके साथ ही साथ हम लोग इसी महीने फरवरी और मार्च के महीनों में हम सारी अपनी जो फोर्सेज हैं, चाहे वो भारतीय नौसेना है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, एनडीआरएफ है और पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस को तैयारी के लिए कहते हैं कि अब टाइम आ गया है, अब आपको अपने अपने शिप, अपने अपने एयरक्राफ्ट, अपने अपनी छोटी बोटों की तैयारियों में आपको जुड़ना है। साथ ही साथ 2019 में एनडीएमए ने एक गाइडलाइन इशू की थी, वो था डूज एंड डोंट डूज। उस बुकलेट को हम जो है कोशिश करते हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी ये गांव हैं हमारे कोस्टल स्टेट पे, उनमें वो डूज और डोंट्स को जो है हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और साथ ही साथ जो आईएमडी के द्वारा जो इशूड गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हम कैसे जन जन तक पहुंचाए, इसको भी कार्य हम लोग जो है करते हैं। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो सेंटर और राज्यों के और एनजीओ के बीच में विस्थापित होना चाहिए, उसकी तैयारियां हम मार्च अप्रैल में ही कर लेते हैं, ताकि मई जून और अक्टूबर नवंबर में जब ये चक्रवाती तूफान आते हैं, उसमें हमें फिर उससे लड़ने के लिए उस समय हमें कोई भी विशेष परेशानी ना हो। ये सब हम लोग जो है करते हैं। प्लस लोगों को हम एक चीज और बताते हैं कि जितने हमने साइक्लोन शेल्टर बनाए हैं, जो ईस्ट कोस्ट में करीब करीब जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 525 ऐसे साइक्लोन शेल्टर हमने बनाए हैं। ये कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम जो हम जाके हर तालुका में, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में जो कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम, चाहे वो नेवी है, चाहे कोस्ट गार्ड है, चाहे स्टेट मशीनरी है, एसडीएम में है, डीडीएम में है, उस समय हम उनको बताते हैं कि जब इस तरह के तूफान आए, उस समय आपको कैसे इन जगहों पर शिफ्ट होना है और उसके क्या अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, उस चीज को भी हम इन लोगों को आगाह करते हैं। जी, जापान में एक कहावत। जी सिंह साहब, एक रिएक्शन डॉक्टर संजीव बंदोपाध्याय से भी लेते हैं, इसलिए कि इस तंत्र का एक तरह से ये कह सकते हैं जो तंत्र विकसित किया गया है, उसकी असल परीक्षा तब होती है जब ये तूफान आते हैं। और बंगाल ने हाल ही में अम्फन के तूफान को झेला है, उसके नुकसान को भी झेला है। डॉक्टर संजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जो तमाम पूर्वानुमान थे, एक चेतावनी प्रणाली है, एक तंत्र विकसित किया गया है, उसका कितना असर अम्फन के दौरान देखा गया? हम कितने कामयाब, देश कितना कामयाब भी दिखाई दिया उस नुकसान को कम करने में और लोगों की जानमाल को तो बचाने में ही, साथ ही साथ लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने में कि किस तरह के एहतियात समय रहते वो बरत लें। अगर देखा जाए लास्ट 10 साल में डिजास्टरस इवेंट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डेथ कम हो रहा है। तो ये जो इवेंट बढ़ रहा है लेकिन डेथ कम हो रहा है, इसका मतलब अर्ली वार्निंग जो हम लोग इशू करते हैं आईएमडी का, वो मुख्य भूमिका निभाते हैं ये अर्ली वार्निंग। लेकिन सिर्फ अर्ली वार्निंग से तो नहीं होता, इसीलिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के बीच में। इसलिए हर साल यह जैसे इंडिया में हम लोगों का 2 साइक्लोन सीजन है, एक है प्री मानसून साइक्लोन सीजन जिससे हम अप्रैल मई महीना को बोलते हैं, और एक पोस्ट मानसून है अक्टूबर टू दिसंबर। हम लोग क्या करते हैं, हर साइक्लोन सीजन से पहले एक प्री साइक्लोन एक्सरसाइज कर लेते हैं, इन्वॉल्विंग जितने भी स्टेक होल्डर्स है सभी को बुला के सारी तैयारी हम लोग कर लेते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण काम उसमें हम करते हैं, जो जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है उन सभी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका व्हाट्सएप नंबर, ये सारे हम अपडेट करके रख लेते हैं। और हमारा जो बुलेटिन है उसका जो लैंग्वेज है, उसका मीनिंग क्या है, ये सभी लोगों को उसी प्री साइक्लोन एक्सरसाइज मीटिंग में लोगों को बोलते हैं जी इसका क्या मीनिंग है, जो हम बुलेटिन में जो लिख रहे हैं लैंग्वेज इसका क्या मीनिंग है, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर लेते हैं। क्योंकि रेडीनेस इस सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में देखे हैं जो हम बोलते हैं रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इसको जो हम अगर 3 स्मॉल आर मानते हैं तो इससे पहले एक बड़ा कैपिटल आर जो रेडीनेस, वो हम लोग पहले शुरू कर देते हैं बिफोर ऑनसेट ऑफ साइक्लोन सीजन।
अभी जब वार्निंग जो इशू करता है आईएमडी, ये 4th स्टेज वार्निंग वी हैव फॉलोड, 4 दफा में हम करते हैं। पहला जो होता है साइक्लोन में एडवांटेज क्या है, ये अचानक नहीं हो जाता है, तो इसीलिए जब भी हम लोगों को लगता है जो कोई लो प्रेशर बनने वाला है और उस लो प्रेशर का ये पोटेंशियलिटी है जो कि ये साइक्लोन बन सकता है, तो तुरंत हम लोग एक इंफॉर्मेटरी बुलेटिन कंसर्न स्टेट को, जो चीफ सेक्रेटरी एंड दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को होता है, उसको एक बुलेटिन देते हैं और साथ ही साथ भारवाली ओवर फोन पूरा ब्रीफ कर देता है कहाँ लो प्रेशर बनने का उम्मीद है। जब ये हो गया, दिन लो बन गया, तो हम एक बुलेटिन और इशू कर देते हैं जहां अभी लो बन गया और इसका इंटेंसिफाई करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। और जब ये डिप्रेशन हो जाता है तो 2 to 3 बुलेटिन अगेन इशू कर देते हैं। और सेकेंड जो स्टेज हमारा है वो है साइक्लोन अलर्ट हम 48 आवर्स बिफोर लैंडफॉल, मिनिमम 48 आवर्स डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन कहाँ लो प्रेशर बन रहा है, तो मिनिमम 48 आवर्स पहले हम अलर्ट इशू कर देते हैं। और जब भी साइक्लोन का नाम हम उस टाइम बोल देते हैं जहां ये साइक्लोन बन गया, और उसका एक नेमिंग होता है, जो नाम हम दे देते हैं वो नाम देकर उसका इंटेंसिटी, उसका मूवमेंट, कहा जा रहा है कौन सा कोस्ट में लाइकली ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, और उसका साथ जो एसोसिएटेड वेदर जो है, रेनफॉल, विंड स्पीड, और साथ ही साथ फिशरमैन और पोर्ट वार्निंग, ये हम लोग चालू कर देते हैं जी। सेकेंड थर्ड स्टेज जो है साइक्लोन वार्निंग, ये एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर लैंडफॉल सारे जो डिजास्टर्स मैनेजर्स है उनको हम लोग देते हैं। 3 आवरली बुलेटिन हम लोग इशू कर देते हैं और उसमें डिटेल्स पोजीशन, सेंटर किधर है, कहाँ जाने वाला है, कौन सा कोस्ट में हिट करना है, और डिटेल्स वेदर क्या क्या होने वाला है, ये सारे देते हैं। सारे जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है हमारा रडार से घिरा हुआ है, तो जब भी कोई साइक्लोन हमारा रडार रेंज में आ जाते हैं तो हम उसे और अच्छे तरीके से देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर पूरा, तब हम आवरली बुलेटिन इशू करते हैं। डॉक्टर संजीव, अभी आपने कहा कि पोस्ट साइक्लोन जो होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का समय होता है, सितंबर इस समय चल रहा है, क्या आने वाले समय में, क्योंकि इस साल के शुरू में और कोविड के दौरान हमने 2 ऐसे तूफान देखे, क्या भारत में आने वाले समय में किसी तरह का कोई तूफान हो सकता है? साइक्लोन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो शुरुआत, जो हम लोग एक आउटलुक बुलेटिन देते हैं फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में क्या सिचुएशंस है, कोई ऐसा कोई सिचुएशन है, कोई साइक्लोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, उसका जेनेसिस प्रोबेबिलिटी हम लोग जांच करते हैं, करके हर 15 दिन में एक आउटलुक हम देते हैं। एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी साइक्लोजेनेसिस वो हम पहले से दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और इवन पब्लिक को भी हमारा बुलेटिन वेबसाइट में भी अवेलेबल होता है जो कोई ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। जी, और डॉक्टर संजीव, ये जो साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं, लोगों की बड़ी उत्सुकता होती है कि ये नाम, इनका चुनाव किस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं? पहले जो है ना, पहले तो जगह के नाम पे होता था, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पारादीप सुपर साइक्लोन ऐसे, कोई भोला सुपर साइक्लोन ऐसे, अब वो एक जगह पे कभी दोबारा भी आ सकता है, लोगों में कंफ्यूजन है। इसीलिए क्या हुआ ना, जो हमारा जो RSMC है, जहाँ जिनका हेड है हमारा डीजी, ऑनरेबल डीजी महापात्रो साहब है, उनके अलग अलग जोन हैं, तो जो RSMC न्यू दिल्ली जिस जोन को हेड करता है उसमें 13 कंट्रीज वी हैव, ये 13 कंट्रीज अलग अलग नाम प्रपोज करते हैं, फिर सब लोग एक साथ बैठ के जो 13 कंट्रीज और 13 नाम एक एक लोग देते हैं, करीब 169 नेम्स जो है वो पहले से तैयार रहते हैं। जब भी कोई साइक्लोन बनता है तो उस लिस्ट से जो पहला नाम आता है उसको दिया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है, एक तो टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल और कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और जैसे अम्फन, एक नाम से लोगों को पता हो जाएगा जी अम्फन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस कोस्ट में हिट किया था, तो कई जो पॉपुलैरिटी जो होता है एक नाम से, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता है, क्योंकि एक साल में कभी दोबारा आ जाता है एक ही कोस्ट में, तो लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है। ये सबको दूर करने के लिए एक जो नोमेनक्लेचर किया है, और ऐसे ही नाम हम लोगों को देते हैं, जैसे अम्फन दिया, उसके बाद निसर्ग दिया, और ये लिस्ट पहले से तैयार रहते हैं। तो कई साइक्लोन जब 34 नॉट्स जब विंड रीच कर जाता है कोई सिस्टम को, तब उसी लिस्ट से एक नाम उनको हम देते हैं। जी, तो जिस तरह से हमने देखा इस कार्यक्रम में भी किस तरह से पूर्वानुमान जो लगाया जाता है अब साइक्लोन का, उसने न सिर्फ मौसम विभाग की मदद से, विभिन्न टेक्नोलॉजीज के मदद से भी एनडीएमओ को उसके आगे काम करने और तमाम और एजेंसियों को
उस नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन आज भी बात होती है कि तूफान के गुजर जाने के बाद उन इलाकों में पहुंचना मुश्किल होता है। उन इलाकों में दूरसंचार सेवाएं जब बाधित होती हैं तो उसके बाद कितनी तेजी से भारत में ये तब्दीली आई है कि कितनी तेजी से हम उन तमाम सेवाओं को एक तरह से सुचारू रूप से फिर से शुरू कर सके, उस तरफ कितना काम हुआ है, इस पर बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी कार्यक्रम में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। आज हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान के बारे में, किस तरह से इस आपदा से निपटने के लिए एनडीएमए की तैयारी है, साथ ही साथ राज्य सरकारें और राज्य की अन्य एजेंसियां किस तरह से तैयार रहती हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधे अभी रुख करेंगे राजेंद्र सिंह का, एनडीएमए सदस्य हैं। राजेंद्र साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं चक्रवाती तूफान के गुजर जाने की, उसके बाद की जो एक पूरी एक्सरसाइज होती है जिसमें स्टेट एजेंसीज का एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लोग दूर दराज के इलाकों में फंस गए हैं, वहाँ पे दूरसंचार सेवाएं बाधित हैं, सड़क आना जाना पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, यातायात पे। तो इन तमाम चीज़ों को अब पिछले कुछ समय की तुलना में हमें कितना परिवर्तन आया है, कितना बदलाव आया है और कितना समय आज लगता है हमें उन तमाम सेवाओं को एक बार फिर सुचारू रूप से जारी करने में? देखिए, साइक्लोन से बचाव के लिए और साइक्लोन के ऊपर जितनी भारत ने प्रगति की है उतना मेरे ख्याल से किसी और मुल्क ने नहीं की। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके बाद देखिए, एनडीएमए जो पहला जो हमारी अप्रोच होती थी वो होती रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन के ऊपर। आज हमारा जो अप्रोच है वो है प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। और इसके अंतर्गत हमने जो है वर्ल्ड बैंक के साथ एनडीएमए ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, NCRMP। और ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में, फेज 1 और फेज 2 में। अगर फेज 1 की हम बात करें, ये 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2018 में ये खत्म हो चुका है। इसके अंतर्गत सिर्फ 2 स्टेट थे, दैट वाज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और इसमें जो है 4 कंपोनेंट्स थे इसके। इसमें थे अर्ली वार्निंग सिस्टम था, मल्टी यूटिलिटी साइक्लोन शेल्टर थे, टेक्निकल असिस्टेंस थे और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का इसमें काम था। और ये करीब करीब चारों काम हमने फेज 1 में पूरे कर लिए हैं। और मुझे खुशी होती है इसमें बताने में कि इसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हमने करीब करीब जो है 535 जो है शेल्टर बनाए हैं, जिसमें से 219 शेल्टर जो है ये आंध्रा में आए हैं और 316 शेल्टर हमने जो है उड़ीसा में बनाए हैं। ब्रिजेज इसमें जो है बने हैं, करीब करीब जो है 34 ब्रिजेज बनाए हैं। और सबसे बड़ी जो मेन बात थी, जो पहले हम देखते थे कि कहीं गांव हैं, कहीं ऐसे तालुका हैं जहां तक जब तूफान आता था, बारिश आती थी, रोडों से रोड नहीं थी हमारे पास,
रोड से उन लोगों को हम सेंटर में भी नहीं ला सकते थे जो हमारे शेल्टर्स हैं। लेकिन इस फेज 1 में हमने जो है करीब करीब 1086 किलोमीटर की रोडें भी जो है हमने दोनों स्टेट में बनाई है। ये टोटल प्रोजेक्ट करीब 2500 करोड़ का था और जो कंप्लीशन हो गया है इसमें। लेकिन जहां तक हम जो है फेज 2 की बात करते हैं, फेज 2 में अगर देखें तो इसमें 2 चीज हमने नई ऐड की हैं। उसमें भी रोड हैं, उसमें भी शेल्टर बन रहे हैं, और उसमें स्टेट कौन कौन सी हैं? उसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड वेस्ट बंगाल। उसमें करीब करीब 292 टोटल शेल्टर है, जिसमें से कि 179 शेल्टर हम बना चुके हैं। और इसमें एक अच्छी बात, हमने जो रोड ब्रिज वगैरह तो बन ही रहे हैं, इसमें फेज 2 में हमने जो अच्छी बात की है वो करीब 1564 किलोमीटर की अंडर वायर केबलिंग जो है हमने जो है यूजीसी बोलते हैं जो है हमने पूरी तरह से बिछा दी है। और इसके साथ ही जो काफी तैयारियां हमारी हुई हैं, इसीलिए आप देखते होंगे जैसे आपने भी मेंशन किया है कि जान माल की नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब इतने 200 किलोमीटर और 250 किलोमीटर विंड स्पीड की जो है विंड चल रही है, हवाएं आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। लेकिन जहां तक जनमानस की बात है, वहां करीब करीब हमने इस पे जो है काफी कुछ नियंत्रित इस चीज को किया है। जी सिंह साहब, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से खासकर तटवर्ती इलाकों में मछुआरों तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि एक लंबे समय तक उन तक इन सूचनाओं को पहुंचाना, उन तक चेतावनी पहुंचानी और उनको बचाना एक बड़ी समस्या होती थी। उसमें हम कितना कारगर अब साबित हो पा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें हमारे 2 फेज में हम लोग होते हैं। एक होता है हमारा कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और प्लस दूसरा जो मेन प्रोग्राम है वो जो है भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जो है, कोस्ट गार्ड जो है, वो कम्युनिटी के बीच में जा करके उनको आगाह करते हैं बार बार पे कि तुम्हें जब तूफान आता है तो उसमें बाहर नहीं निकलना है और कैसे अपना बचाव करना है। उसके बावजूद भी देखिए, ईस्ट कोस्ट में मई और जून का जो टाइम होता है वो नो फिशिंग जोन होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है। और वेस्ट कोस्ट में, अरब सागर में जो है, ये जून और जुलाई का टाइम जो होता है ये नो फिशिंग जोन होता है। तो करीब करीब 45 दिन ईस्ट कोस्ट में, 45 दिन वेस्ट कोस्ट में कोई फिशिंग नहीं होती है उस दौरान। इसके साथ ही अगर कोई फिशिंग बोट बाहर रह गई है, जैसे हमने निसर्ग और अम्फन में देखा है, तो उस समय भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, वो अपने शिप बाहर भेज करके और एयरक्राफ्ट, डॉनियर और हेलीकॉप्टर बाहर भेज करके उन लोगों को लाउड हेलर पे जो है बताते हैं कि आप लोगों के ऊपर जो है तूफान आने वाला है। अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे में, जैसे कि IMD वाले जो बताते हैं, करीब 7 और 8 दिन का इनके पास होता है, टाइम हमें बताते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सारी के सारी फिशिंग बोट को अंदर लेके आ जाए हार्बर में, ताकि कोई भी फिशिंग बोट को और फिशरमैन को कोई नुकसान ना हो। और ये देखिए कि निसर्ग में करीब, अगर साहब वहां थे उस दिन, अवेलेबल थे, एक बोट जो थी महाराष्ट्र कोस्ट से, उसमें करीब 18 आदमी थे। वो बोट लास्ट मोमेंट तक वापस नहीं आई, लेकिन शाम को 6 बजे तक आते आते भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक ने उस बोट को भी, जो कि काफी दूर थी, उसको जो है शेपर्ड करके जो है अपने हार्बर में लेके आ गए थे। तो अगर आप देखेंगे फिशरमैन का लॉस इन 4, 5, 19, 18, 19, 20 में अगर हम देखते हैं तो करीब करीब नगण्य हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें तो उसमें चक्रवाती तूफान से निपटने में भारत ने पिछले कुछ समय में काफ़ी प्रगति की है, और उस प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि पिछले कुछ तूफानों में जिस तरह का नुकसान हुआ है, वो नुकसान पिछले नुकसानों की तुलना में बहुत कम है। और आने वाले समय में भी हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है, जिसके बेहतर असर ज़मीन पर दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। आपदा के सामने कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए विषय के साथ आपके सामने। दीजिए इजाजत, नमस्कार।